जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो कहानी आपको सुनाने वाला हूँ वो कहानी वास्तव में बहुत ही सुंदर कहानी है और बहुत एडवेंचर से भरी हुई कहानी है। इसलिए वीडियो को आप पूरी देखना, स्किप मत करना, ठीक है। तो देखिए, आइए कहानी शुरू करते हैं। जुगनू दूध वाला बदहवास सा भूत भूत कहे जा रहा था। उसे देख करके कुछ गली के जो बच्चे थे उसके पीछे दौड़ पड़े और कुछ महिलाएं भी उसके साथ हो ली। सब एक ही बात पूछ रहे थे कि जुगनू भैया क्या हुआ, जुगनू भैया क्या हुआ। लेकिन जुगनू कुछ बोलने की हालत में नहीं था। अब दयाल सिंह जो प्राइमरी के मास्टर थे उधर से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि उस मोड़ पर ही वो अपनी साइकिल की गति जो उन्होंने तेज कर दी और आगे से भाग करके जल्दी से जुगनू को पकड़ लिया। क्या हुआ जुगनू भैया? वो भूत वहां पर। जुगनू की ऐसी हालत देख दयाल सिंह के पास ही पोखर के से जो है एक बच्चे को पानी लाने के लिए बोला और जुगनू को जबरदस्ती नीचे पकड़ करके बिठा लिया और जुगनू के मुख पर छींटे जो है पानी के छींटे मार करके वो बोले कि आराम से जुगनू, आराम से, ये बताओ हुआ क्या है। जुगनू बोला, भैया मधुर के घर में भूत है। जुगनू अपने दोनों हाथ हवा में उठाते हुए बोला, भूत? मधुर के घर? उन्होंने चौंकते हुए पूछा, आराम से बताओ क्या देखा तुमने जुगनू? दयाल सिंह ने जुगनू को संयम करते हुए और उससे पूछा, मैं रोज की तरह दूध देने गया था। रोज ही मुझे बर्तन बाहर रखा मिलता, उसी में मैं दूध पलट देता। आज कोई बर्तन नहीं दिखा तो आवाज लगा दी, लेकिन जब बहुत देर तक कोई भी जवाब नहीं मिला तो किवाड़ खटखटाने के लिए जैसे ही मैंने हाथ रखा तो वो अपने आप खुल गया और अंदर अंदर भैया मधुर की जो पत्नी है वो बैठी हुई रसोई पर में बैठी हुई थी और उसके पेड़ जितने लंबे हाथ आंगन में बने हैंडपंप से पानी भर रहे थे। इतना कहते ही जुगनू फिर से डर के मारे कांपने लगा। क्या बकते हो? ये सुन तो मास्टर जी के भी होश उड़ गए। सच कह रहा हूं भैया, रोजी रोटी की कसम खाते हुए जुगनू ने अपने गले की गेंटी पर जो है हाथ रखा। अब गांव के कई लोग और भी जो है इस बीच आकर के जुगनू की बात सुन चुके थे, क्योंकि वहां पर भीड़ लग गई थी। हम सबको मधुर के घर चलना चाहिए, सबने एक ही स्वर में कहा। तो मास्टर जी ने भी हामी भरते हुए, सिर हिलाते हुए जुगनू का हाथ पकड़ के वो भी सबके साथ हो लिए कि मधुर भाई, हाँ, मधुर को इसी नाम से जाना जाता था। क्या औरतें, क्या बच्चे, क्या आदमी, पूरा कस्बा उन्हें मधुर भाई कहता था। माता पिता का देहांत तभी हो चुका था जब वो स्नातक के विद्यार्थी थे। गुजारे के लिए आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाते थे और आगे की पढ़ाई भी पूरी की। इसी कस्बे में प्राइमरी के अध्यापक बन गए वो। एक तो पढ़े लिखे होने की वजह से सबसे सम्मान मिलता और साथ ही वो हमेशा दांत निकाल करके बात करते, छोटे मोटे सबके काम कर देते और विनम्र होने की वजह से भी वो सबके चहेते बन गए थे। लगभग महीने भर ही बीता होगा कि कस्बे से बाहर गए थे वो, और जब वापस आए तो दुल्हन के साथ आए। सब लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और आश्चर्यचकित भी थे, परंतु सीधे साधे मधुर ने सबको दावत दे करके खुश कर दिया। आधे से ज़्यादा गांव ही मधुर के घर की ओर बढ़ रहा था। अब इतने लोगों को अपने घर की ओर आता हुआ देख करके मधुर थोड़ा घबरा गया। मधुर, तुम्हारी पत्नी साधारण स्त्री नहीं है, कौन है वो? मास्टर साहब ने पास आते ही मधुर से पूछा। क्या मतलब भैया, कैसी बात कर रहे हो? मधुर डरते हुए बोला, पूरा कस्बा ही संशयग्रस्त है कि वो कोई भूत है या कोई और। देखो ऐसा है, आदमी तो दूर, किसी स्त्री ने भी तुम्हारी पत्नी को आज तक नहीं देखा। ऐसा क्यों भला? मास्टर जी बोले,
ये क्या कह रहे हो भैया? ठीक है, तनिक रुको, चंद्रा जरा बाहर आना। मधुर ने गुस्से में आवाज लगाई तो चंद्रा बाहर आई। लाल जोड़े में ऐसी सजी थी जैसे कल ही विवाह हुआ हो। लचकचाती सी हुई चाल और व्यक्तित्व की ऐसी आभा देख करके सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। गोरे हाथ लाल चूड़ियों से कोहनी तक भरे, लंबा घूंघट, सबकी आंखें उसके माथे पर टिकी थी। इतनी खूबसूरत हाथ देख करके महिलाओं की तो बोलती बंद हो गई। कोई मन ही मन अपने हाथों से उसके हाथों का मिलान करके दुखी, तो कोई मारे जलन के, कहे न जाने कुछ करती भी है या कि नहीं, काम करती होती तो इतने सुंदर हाथ कैसे होते। तो मधुर कोई काम करने नहीं देता होगा। औरतों में ये सब बातें खुसर फुसर शुरू हो गई। लेकिन कोई तेज आवाज में मधुर की पत्नी से कुछ भी नहीं बोला। और जब औरतें ही कुछ न बोली तो आदमी तो कहे ही क्या। सबको चुप देख मास्टर जी का भी उत्साह शांत हो गया। सो अपनी झेप छुपाने के लिए मास्टर जी ने जुगनू के सिर पर चपत मारी, बोले, ले तू हाथ देख ले अपनी भौजाई के, साले सवेरे सवेरे ही चढ़ा के निकला था। तो फिर सब धीरे धीरे वहां से खिसक गए। सबके निकलते ही मधुर ने अपनी पत्नी को टोका, आगे से होशियार रहना, दरवाजा खुला ना रहे कभी। चंद्रा ने स्वीकृति में सिर हिला दिया और अपने काम में लग गई। मधुर की अच्छाइयों से कस्बे के लोग ही नहीं, चंद्रा भी प्रभावित होकर के आई थी। हुआ यूं था कि सर्दियों के दिन थे, फरवरी का महीना रहा होगा, और मधुर पास के कस्बे से एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ा करके वापस आ रहा था कि तभी कुछ बदमाशों ने उसकी साइकिल छीन ली। अब हड़बड़ाया सा मधुर विनती करता रहा, पर बदमाशों ने उसे धक्का दे दिया और उसकी साइकिल छीन करके वो ले गए। मधुर साइकिल छिन जाने से बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और आंखों में आंसू भरे वहीं जमीन पर बैठ गया। इतने में किसी का हाथ उसके अपने कंधे पर उसने महसूस किया और मुड़ करके देखा तो बहुत ही सुंदर महिला गहनों से सजी हुई उसे देख करके मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? उस महिला ने पूछा। उन बदमाशों ने मेरी साइकिल छीन ली, तो रोते हुए मधुर ने कहा, बस इतनी सी बात। और इतना कहते ही अगले पल ही साइकिल मधुर के सामने। अब चौंक गया मधुर एकदम से, आंख फैलाए अभी अभी हुई घटना पर वो विश्वास नहीं कर पा रहा था। खुशी और आश्चर्य के साथ क्या कहे, कुछ कहते नहीं बन रहा था, पर यह सोचकर कि कहना तो चाहिए, इस औरत का धन्यवाद करना चाहिए। मधुर ने अपनी झुकी हुई नज़र उठा करके देखा तो वो महिला वहां नहीं थी। इधर उधर देखा पर वो कहीं पर भी उसको मधुर को दिखाई नहीं दी। तो मधुर जो है घर वापस चला आया। अगली सुबह जैसे ही उठा तो देखा पास में ही गर्म चाय रखी हुई है। घर में उसके अलावा कोई और था नहीं। फिर चाय कौन रख गया, बहुत सोचा। फिर लगा कि कोई स्कूल का बच्चा ही रख गया होगा। जब भी कोई बच्चा उसका दिया हुआ ऐसा कोई गृह कार्य नहीं करता तो मधुर को प्रभावित करने के लिए अपने आप ही उसके छोटे मोटे काम कर देता, ताकि मधुर की पिटाई और डांट से वो बच सके। मधुर ने मुस्कुराते हुए चाय पी ली और तैयार होकर के स्कूल चला गया। स्कूल से घर लौटकर आया तो घर पे पैर रखते ही यकीन नहीं हुआ, सारी चीजें सलीके से रखी हुई थी, घर भी साफ सुथरा था। मधुर अचरज से पूरा घर देख करके बार बार देख रहा था उसको, और दिमाग में सोचते सोचते जब थक गया तो लेटे लेटे मधुर सो गया। स्टोव चलने की आवाज़ से उसकी नींद खुली तो देखा स्टोव पर चाय उबल रही थी, लेकिन रसोई में कोई नहीं था। मधुर ने अपने छोटे से घर का कोना कोना छान मारा, कहीं कोई ना था। थक हार करके जैसे ही कमरे में आया, कप में चाय और साथ में मठरी रखी हुई थी, जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद भी थी। अब उसे देख करके मधुर जो है बहुत डर गया और डरते डरते बोला, कौन है यहाँ, सामने आओ। उसे न तो कोई आवाज़ सुनाई दी और ना ही कोई उत्तर मिला। रात हो गई। इस वक्त किसी बच्चे का उनके घर पर आना मुश्किल था। मधुर डर गया
और फिर उसने सोचा कि मैं कहीं बाहर भाग जाऊं। ये सोचते ही जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा तो दरवाजे में भीतर से ताला लगा हुआ था। उसने खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा नहीं खुला। डर से मधुर रोने लगा। कौन है यहाँ? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? उसने कई बार बोला लेकिन अब भी कोई उत्तर नहीं। वो बहुत देर से उस दरवाजे पर ही बैठा रहा। फिर उनीदा सा हो गया तो लगा कि किसी ने उसे जैसे गोद में उठा लिया है और बिस्तर पर हौले हौले से लिटा करके हौले हौले उसके सिर पर हाथ फिराया। थोड़ी देर बाद लगा जैसे कोई बड़े प्यार से उसके पैर दबा रहा हो। न जाने कब उसे नींद आ गई। सुबह उठा तो वो फिर ठिठक गया मधुर एकदम से। बिस्तर के नीचे पैर रखते ही चप्पल आ गई। नहाने गए तो बाल्टी पहले से ही भरी मिली। नहाकर निकला तो स्वादिष्ट भोजन तैयार मिला। अब न डर लगा न घबराहट हुई। खाने बैठे तो स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाट चाट के ही तृप्त हो जाए। तो मुस्कुराते हुए वो बोले कि तुम जो भी हो, इतना तो मैं समझ गया हूं कि मुझे हानि नहीं पहुंचाने वाले, और इतना स्वादिष्ट भोजन इससे पहले मैंने खाया भी नहीं है। इसके लिए आपका धन्यवाद। एक दिन पहले ही सोच रहे थे जब स्कूल जाएंगे तो बताएंगे किसी को, लेकिन अब उन्होंने इरादा बदल दिया था। वो कोई भी हो, उन्हें नुकसान तो दूर की बात है बल्कि उनका ख्याल ही रख रहा था। बड़े खुश शाम को स्कूल से घर लौटे तो आते ही एक गिलास ठंडा पानी, फिर चाय और थोड़ी देर बाद में गर्मा गर्म खाना मिला। सोने गए तो नींद आने तक कोई मुलायम हाथों से उनके पैर दबाता रहा। अगली सुबह उठते ही गर्म चाय उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने एक घूंट भरते ही खुश होकर के बोले कि चाय बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि शुक्रिया किस मोहतरमा का करूं या किसी श्रीमान जी का करूं। ये भी तो नहीं जानता मैं। इतना हम बोल ही पाए थे कि किसी की दबी सी हंसी सुनाई पड़ी। सामने आइए ना, बस एक बार आइए ना, ये लीजिए, आपके हाथ जोड़ता हूं। कप नीचे रखकर मधुर ने याचना के स्वर में कहा तो एक लंबी गोरी, तीखे नैन नक्श और भरे होठ और स्वस्थ शरीर, लाल साड़ी में वो सामने खड़ी थी, जीती जागती खूबसूरती की प्रतिमा। मधुर पागलों की तरह आंख फाड़े फाड़े उसे देखे जा रहा था। मैं आपको बहुत पसंद करती हूं मधुर, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तो मधुर को जैसे होश आया, लेकिन खुशी से जैसे शब्द बंद हो गए थे उसके। वो कुछ भी नहीं बोल पाया, बस उसे देखता रहा। मैं ही इतने दिनों से आपके यहाँ इस घर में रह रही हूँ, आपको बहुत दिक्कत हुई होगी ना इससे? नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि आप कैसे रहती होंगी इस घर में। ये घर आपके लायक नहीं है। खुशी से लबरेज मधुर जो है बोल पड़ा, बिना ये सोचे कि ये सामान्य इंसान नहीं। फिर उसने झक करके एक पसंद का नाश्ता किया और दोपहर के लिए खाना बंधा करके स्कूल चला गया। कई दिन ऐसे ही बीत गए। मधुर बहुत खुश रहने लगा और ये किसी सबको दिखाई दे रही थी। एक दिन स्कूल से आने के बाद जैसे ही चंद्रा चाय का कप लेकर के आई, मधुर ने कहा कि चंद्रा, एक बात कहूं? हाँ बोलो। मुझे तुमसे प्रेम हो गया है, विवाह करोगी मुझसे? आप जानते हैं ना मेरी हकीकत, मैं इंसान नहीं। चंद्रा अपनी व्यवस्था जताने का प्रयत्न करते हुए उसने कहा, जब मुझे उससे दिक्कत नहीं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? और पसंद तो तुम भी मुझे करती हो ना? मैं, हाँ, लेकिन बोलो। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम इंसान नहीं ये तो मैं जान गया, लेकिन तुम भूत भी नहीं हो। होती तो इतनी अच्छी नहीं होती। तुम हो कौन? सही कहा आपने, ना तो मैं भूत ना ही मैं इंसान की श्रेणी में हूँ। इंसान और भूत के अलावा भी एक श्रेणी होती है जिसे जिन्नादी कहते हैं। मैं उसी से हूँ। मैं एक जिन्नी हूँ, इस श्रेणी से मैं हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार प्यार करती हूँ, लेकिन क्या बोलो?
मधुर ने अधीर होकर के पूछा। चंद्रा ने अपने सिर से चुनरी उतारकर हाथ में भींचते हुए कहा, जब भी मुझे बुलावा आएगा मुझे ये चुनरी ओढ़कर उसी लोक जाना पड़ेगा। मैं चाहते हुए भी इस नियम को ना तो तोड़ सकती हूँ ना बदल सकती हूँ। इसी नियम के चलते मुझे हर रोज वापस लौटना पड़ता है। चंद्रा ने अपनी बात खत्म करके वो रोने लगी, लेकिन अनायास मधुर के चेहरे पर एक चमक उभर आई। मन ही मन कुछ निश्चित करते हुए बोला, ठीक है, समझ गया मैं तुम्हारी मजबूरी, ये भी कि रोज मेरे सोते ही तुम चली जाती हो। अब आओ साथ खाना खाते हैं। अब आज से तुम मेरे सामने ही रहना। मधुर ने जब मुस्कुराते हुए चंद्रा बोली कि तुम तैयार हो जाओ, मैं अभी गर्मा गर्म रोटी सेकती हूँ। रोटी का नाम सुनते ही मधुर को जैसे कुछ याद आया हो, मुस्कुराते हुए बोला कि तुम्हारे प्यार ने मुझे इतना निकम्मा बना दिया है चंद्रा। देखो, घर में स्टोव के लिए न तो केरोसिन है और न ही लकड़ी है। बस थोड़ा सा समय दो, मैं अभी लाता हूँ। लकड़ी की जरूरत नहीं है मधुर। और इतना बोलते ही चंद्रा ने अपना एक पैर चूल्हे में रखा और आग जला ली। ये देख करके मधुर डर के मारे बदहवास सा दौड़ा, पानी भरी बाल्टी उठाई और चंद्रा के पैर पर उलट दी। गुस्से में बोला, ये क्या है चंद्रा, ये क्या किया तुमने? इतना प्रेम करते हो मुझसे? आंखों में प्रेम भरकर चंद्रा ने मधुर को देखा और फिर अपना पैर दिखाते हुए बोली, देखो, कहीं लेस मात्र भी जला है क्या? एकदम सामान्य पैर देख मधुर आंखें फाड़े कभी चंद्रा को तो कभी उसके पैर को देख रहा था। अभी तो इसमें धूं धूं करके आग जल रही थी। हमें आग कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती। मधुर, तुम बैठो, खाना खाओ। उसने मधुर का हाथ पकड़ते हुए उसे बिठा दिया। मधुर आंख फाड़े उसे देखे जा रहा था। चंद्रा ने फिर अपना पैर चूल्हे में रख उसमें आग लगा दी और रोटियां सेकी। मधुर ने उसी शाम चंद्रा की नज़र बचते हुए उसकी चुनरी उठा ली और ये बोलकर कि मैं किसी काम से जा रहा हूँ, मुझसे मिले बिना मत जाना चंद्रा। अच्छा बोलकर चंद्रा फिर घर के अंदर काम में लग गई। मधुर ने घर के पीछे ही एक गहरा गड्ढा खोदा और एक बक्से में चंद्रा की वो चुनरी रख करके गड्ढे में गहरी वो दबा दी और वापस आ गया। जैसे कि होना ही था, चंद्रा पागलों की तरह अपनी वही चुनरी जो है वो ढूंढ रही थी। मधुर को देखते ही वो उसके पास आकर के घबराई हुई सी बोली कि मधुर, मेरी चुनरी चुनरी नहीं मिल रही, मेरे जाने का वक्त हो गया है, तो बिना चुनरी के चली जाओ। मधुर ने आजमाने के लिए कहा, तुम्हें बताया था ना बिना चुनरी नहीं जा सकती मैं, तो रुक जाओ। मैं कैसे रुक सकती हूँ मधुर? वो बेबसी जताते हुए बोली, मेरी बनकर रह जाओ, ब्याह कर लो मुझसे चंद्रा। मधुर के इस सख्त लहजे से कुछ भान हो गया चंद्रा को। तुमने, इसका मतलब तुमने मेरी चुनरी छिपा दी है। मेरी चुनरी मुझे दे दो मधुर, मजाक नहीं है ये। आंखों में गुस्सा देखकर मधुर का इरादा कमजोर ना हुआ। मैं भी कहाँ मजाक कर रहा हूँ चंद्रा, सच्चा प्रेम करता हूँ तुमसे। ये जीवन तुम भी नहीं जिया जाएगा मुझसे अब, और तुम्हें रोकने का अगर यही उपाय है तो यही सही। ये ठीक नहीं है मधुर, बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हो। उस चुनरी की कीमत मेरे लिए क्या है तुम क्या जानो। फायदा 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 तो तुमने उठाया मेरे जज्बातों का। जब मन भर जाएगा तुम तो चली जाओगी, और फिर कौन जाने कि लौट कर भी आओगी या ना आओ, तब मेरा क्या होगा बताओ। मेरा क्या होगा उस वक्त? बोलो, कोई कीमत है मेरी? मतलब मेरे प्यार की कोई कीमत नहीं है। मधुर, तुमने छिपा दी है मेरी चुनरी, वो चीखी। हाँ चंद्रा, मैंने ही छिपाई है तुम्हारी चुनरी। या तो मेरी जान ले लो इसी क्षण, या विवाह कर लो मुझसे। जिस हाल में भी हूँ तुम्हें पता है, कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्रेम करता हूँ तुमसे चंद्रा, और हमेशा करता रहूँगा। भावुक मधुर की आंखों से गिरते आंसू देख चंद्रा कुछ नहीं बोली। वो आगे बोला, नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना चंद्रा, नहीं रह पाऊंगा। उसे यूं पागलों सा रोते देख चंद्रा ने विवाह की हामी भर दी।
चंद्रा के स्वीकार करते ही मधुर जो है खुशी से नाच उठा और मधुर गांव में सबसे ये बोलकर कि कुछ काम है गांव से बाहर, कस्बे से वो बाहर चला गया। वहीं एक मंदिर में दोनों ने विवाह किया और वापस आते ही सबकी शिकायत खत्म करते हुए मधुर ने पूरे गांव को दावत दे दी। दोनों प्रेम से रहने लगे। चंद्रा कभी भी न थकती, हमेशा स्वस्थ और सजी धजी रोजमर्रा के सभी कार्य वो एक ही जगह बैठे बैठे वो मिनटों में कर डालती। कभी किचन में बैठे बैठे अपने लंबे हाथ से नल के नीचे एक बर्तन धो लेती, तो कभी मधुर से उसके सामने बैठे बातें भी करती रहती और किचन में खाना भी बना लेती। मधुर को ये सब अब सहज लगने लगा। वक्त बीतता रहा, लेकिन चंद्रा किसी से भी मिलने के लिए सहज महसूस नहीं करती। इसलिए मधुर ने किसी भी जान पहचान वाले या किसी भी कस्बे के निवासी को चंद्रा से मिलने नहीं दिया। बस उसे खुद के साथ उसे घुमाने के लिए ले जाता। वक्त बीतता रहा और एक दूसरे के प्रेम में डूबे दोनों सालों बीत गए। चंद्रा ने कभी भी मधुर को शिकायत का मौका ही नहीं दिया, ना ही मधुर के प्रेम में कोई कमी आई। इसी बीच चंद्रा ने एक बच्चे को जन्म दिया। मधुर के पांव जैसे जमीन पर नहीं पड़ते थे, वो जैसे आसमान में उड़ने लगा। बड़े प्रेम से चंद्रा के नाम पर उसने अपने बेटे का नाम चंद्र रखा। चंद्रा अपने बेटे को सुलाती तो आंगन में और वहां पर हाथों से थपकी देती रहती और उसी समय जो है खुद मधुर के सामने खड़ी होकर के वो बातें भी करती रहती। चंद्रा हमेशा खुश रहती और सजी धजी खुशबू से महकती रहती। मधुर को ना तो कभी चंद्रा से कोई बीमारी सुनने को मिलती, ना ही कोई चिड़चिड़ाहट और ना ही कोई शिकायत। अच्छे दिन पंख लगा के बड़ी जल्दी उड़ जाते हैं। समय जैसे पलक झपकते बीत गया और बेटा विवाह योग्य हो गया। एक सुंदर और सुयोग्य कन्या से मधुर के बेटे का विवाह तय हुआ। सबके सामने चंद्रा सामान्य तौर पर काम करती और जब सब सो जाते अपनी शक्तियों की मदद से रात में ही सारा काम रिश्तेदारों के उठने से पहले ही वो कर लेती। सो काम में कभी कोई हड़बड़ाहट नहीं हुई। जिस दिन बारात घर वापस आई, चंद्रा मधुर के पास जाकर के बोली, क्या आप मुझसे खुश हैं एक पत्नी के तौर पर? कैसी बात करती हो चंद्रा, जब से तुम मेरे जीवन में आई हो उस क्षण से इस क्षण तक कभी भी एक पल के लिए भी मैं तुमसे नाखुश नहीं रहा, बल्कि खुद को हमेशा भाग्यवान ही महसूस किया। आज क्यों पूछ रही हो? मधुर ने पूछा। यूं ही, आज मेरे बेटे का विवाह हुआ है, घर पर बहू आई है। इस समय से ज़्यादा खुशी का समय कब आएगा? मेरा आज नाचने का बहुत मन है। मधुर, मैं अपनी चुनरी ओढ़ करके आज जी भर के नाचना चाहती हूँ। चंद्रा मन उभार करती हुई बोली। चुनरी का नाम सुनते ही मधुर तो डर गया और बोला, क्या बिना चुनरी के नहीं नाच सकती चंद्रा? बिना चुनरी के तो मेरा श्रृंगार अधूरा है मधुर। पूरा महसूस ना करते हुए मैं कैसे नृत्य कर सकती हूँ? मधुर का मन आशंकाओं से भर गया। फिर सबको झटक कर मधुर ये सोचते हुए कि मैं भी बेकार में डर रहा हूँ, बेचारी की चुनरी कब से छिपाई है मैंने और इसने आज मांगी है। आज जब मेरे बेटे की शादी है। भावुकता में वह मधुर ने दौड़ता हुआ गया। मधुर घर के पिछवाड़े और गड्ढा खोदा, बक्सा खोला और चुनरी लेकर के चंद्रा को उसने दे दी। चुनरी पाकर चंद्रा की आंखों में आंसू निकल आए। मधुर, बहुत प्रेम करती हूँ तुमसे। तुमने मुझे बहुत खुश रखा, हर सुख दिया मधुर। मधुर को एहसास हो गया कि बहुत सालों बाद चुनरी पाकर भावुक हो गई है चंद्रा। फिर चंद्रा ने चुनरी ओढ़ी और चुनरी ओढ़ चंद्रा बहुत नाची। वो नाचते नाचते सबके बीच आ गई और देखते देखते हवा में ऊपर उठी और उठती ही वो चली गई और पलक झपकते ही सबकी आंखों से हमेशा के लिए वो ओझल हो गई। ये एक जिनी की प्रेम कहानी है। तो देखिए, ये कहानी जिन भाइयों को पसंद आई है
वो कहानी को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी लेकर के फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे।